तो नहीं वो उनको वीडियो के लिए बोल देना। शुरू करें रफीक? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप खुलासा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं अपने सहयोगियों को, अमरीश, मैं सहयोगियों को आग्रह करूंगा कि एक बार आपको वीडियो दिखा दें। मैं आपको भेज रहा हूं स्टेटमेंट। मैंने दोनों इंश्योरेंस खत्म कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया जो CPSS में फ्री, उसमें सरकारी कर्मचारी से 8,500 रुपये सा लिया गया था और रिटायर्ड से 20,000 रुपये लिया गया। आपने कहा था कि RSS का कोई व्यक्ति आपसे उसका सबूत यह है कि मैं वेरी नेक्स्ट डे 7 बजे मेरे पास आएगा उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने कही हाँ चिट्ठी चली गई, मैं पता करता हूँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी को पूछा इसकी चिट्ठी चली गई क्या, उनका कभी चली गई थी। तो बड़े अपसेट हुए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, उसमें तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आया ना, मैं गलत काम नहीं करूँगा, इसलिए खराबी ये है तो सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा, और दूसरी जो इसमें अस्पताल शॉर्ट लिस्ट किए हैं 4-5, ये बिल्कुल थर्ड ग्रेड अस्पताल हैं और जब इस लायक नहीं है तो उनको पैसा दें। ठीक है, आपने वो इन्वेस्ट कर लिए थे, आवाज फटी है, पर्सनली मिले थे स्पेशली। गेस्ट हाउस है वहाँ 5 मिनट आके चाय पी लें, हमें बैकग्राउंड इसका बता दें। मैं क्या मैंने सही बता दिया ये लोग हैं और ये सब माननीय प्रधानमंत्री के लोग हैं। आपकी आपने देखा सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक, एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है, क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। यह छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है,
2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे, आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है, दोनों में से एक सच बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया, पिछले 2 दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया। आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो, नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है, उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो हैं जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए, कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था। ऐसे कई उदाहरण, एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं। आप खुद पंजीकृत नहीं हैं और हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है, कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, कि बाय 1 गेट 1 फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़। क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं
कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचाना था उसको बचाया जा रहा। इसी मुद्दे पर आपके सवाल हों तो कृपा रहेगी। मुझे मालूम है आप लोग बड़े आतुर हैं कुछ और बात करने के लिए। Today sometime, Mr. Jairam Ramesh, General Secretary in charge of the Communication Department, will be issuing a statement. So all your questions not related to this topic and related to some unrelated topic, just have some patience for those questions, you will get an answer. हिंदी में बता देता हूं, जो भी आपके सवाल हैं जो इस विषय से संबंधित नहीं है और किसी असंबंधित विषय से संबंधित हैं, उस पर हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं संचार विभाग के श्री जयराम रमेश शीघ्र ही एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, उसके लिए भी कर देंगे। इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं है क्या प्लीज? जो उस लेख में, रवि थोड़ी देर बाद आपसे बात कर, जो उस लेख में वर्णित किया गया है, आज की स्थिति ठीक उतनी ही भयावह है। जो खतरे के बादल हम सोचते थे मंडरा रहे हैं लोकतंत्र पे, वो बादल अब पूरी तरह से बरस रहे हैं लोकतंत्र पे और उसका नुकसान, उसका खामियाजा देश के हर कोने में दिखाई दे रहा है, हर संस्था पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो राजनीतिक चुनौती विपक्ष के सामने है, उस चुनौती की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी भली भांति समझती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि आप तीसरी बार सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, इसलिए तीसरे स्टेटमेंट की आवश्यकता है, वरना तो मुझे लगता है पहले ही दिन कोई सवाल उसके बाद बचता नहीं था। फिर कल भी सवाल पूछे तो कल भी स्टेटमेंट आया, आज भी पूछ रहे तो आज भी आएगा। आप जितनी बार सवाल पूछेंगे हम उतनी बार आपको स्टेटमेंट देंगे। जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहराता हूं, अब तीसरी भाषा मेरे को आती है लेकिन शायद वो आपको नहीं आती होगी, तो मैं हिंदी में ही बता देता हूं। इस विषय से जो मुद्दा संबंधित नहीं है उस पर हमारे प्रभारी महासचिव श्री जयराम रमेश शीघ्र ही एक वक्तव्य जारी करेंगे। वो तो हमारे अलाय हैं, हम लोग तो इकट्ठे एक सरकार चला रहे हैं। चर्चा चलते रहनी चाहिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत है। कई बार आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है, कई बार आपको दिखाई भी नहीं देती, सुनाई भी देती, लेकिन प्रक्रिया चल रही होती है। आप लोग राम माधव का सवाल उठा रहे हैं, सतपाल मलिक जी का जिस तरीके से बयान आया है कि आप लोग कोर्ट भी जाएंगे, क्यों आप
भाई जिनका नाम लिया गया, हम तो उनको कह रहे हैं साहब आप कोर्ट जाइए। आपने तो 2021 में खुद कहा था कि मैं दिल्ली लौटने के बाद इसके लिए कानूनी उपाय तलाशूंगा। 3 साल में आपको कानूनी उपाय तलाशते रह गए, अभी तक नहीं मिला। तो जिन्हें कोर्ट जाना चाहिए, हम आप सबके माध्यम से उनको कह रहे हैं या तो आप कोर्ट जाइए, और या फिर ये सच है, और अगर ये सच है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर आपके दरवाजे पे सीबीआई आनी चाहिए, फिर आपको हवाई जहाज से उतरवाना चाहिए। निर्मला जी को जितनी जानकारी जिस विषय पर है उस पर ही नहीं बोल पाती, तो उनके लिए मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं। बाहर जाके उन्होंने कुछ बोला है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, जिनका जिनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना और छीन के जिसको दिया गया, तो उनकी आपस की प्रतियोगिता है, उसमें आप हमें क्यों घसीट रहे हैं? नहीं, हमारी अब बढ़ती चली जाएगी, आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हम लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं कि क्या पैमाना रखा उन्होंने, जिसके आधार पे उन्होंने कुछ पार्टियों को रिजेक्ट किया या उनका दर्जा छीन लिया। उस पर हम भी उसमें स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू। मैंने भेज दिया। आज कोई टिक टैक नहीं, क्योंकि सब राजस्थान पे